डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए समाकलन वेग स्थिरांक। तो हम लोगों ने प्रथम कोट की अपक्रिया के बारे में पढ़ रखा है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होगा जिसमें जो वेग कांस्टेंट है, जो अपक्रिया की दर है, वेग कांस्टेंट नहीं, अपक्रिया की दर, जो अपक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता की पावर 1 होगी। अभिकारक की सांद्रता प्रथम घात के समानुपाती होगी। ऐसी अपक्रिया को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है, ऐसी अपक्रिया को प्रथम कोटि की अपक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पावर 1। तो यहां पे देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में क्या केस है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट है, सपोज करेंगे ए क्या है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो इसमें जो दर है, अपक्रिया की जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अपक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो यहाँ पे जो अपक्रिया की दर होगी वो उस अभिकारक ए की सांद्रता पर, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। अच्छा, अगर इसकी कंसंट्रेशन इज पावर 1, अगर इसके कंसंट्रेशन का पावर 1 है, तो इस टाइप का जो रिएक्शंस होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी अगर हमें बताना हो कि इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो हम कहेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि यदि अपक्रिया की दर में, अपक्रिया की दर समीकरण में अभिकारक की सांद्रता की घात 1 है, तो ऐसी अपक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, या कौन कौन से रिएक्शंस होंगे जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस को फॉलो करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करना है, पेरोक्साइड को विघटित करना है। तो पेरोक्साइड विघटित होता है, ध्यान देंगे, H2O2 पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है। और जब पेरोक्साइड डिकम्पोज होता बेटा, ये टूटता है H2O में और हाफ O2 में। तो डिकम्पोजिशन ऑफ पेरोक्साइड इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेग है वो वेग किस पे डिपेंड करेगा, H2O2 की सांद्रता पर, और इनकी घात क्या होगी, 1 होगी। ठीक ऐसे ही मेथिल एसीटेट CH3COOCH3 रिएक्ट टू H2O। अच्छा, मेथिल एसीटेट जब टूटेगा तो टूटता बेटा CH3COOH प्लस CH3OH। तो यहाँ पे जो वेग बेटे, यहाँ पे जो वेग है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, CH3COOCH3 पे। मीन्स वेग जो प्रोपोर्शनल होगा वो CH3COOH मेथिल एसीटेट की पावर 1, इसकी कंसंट्रेशन की पावर 1। तो जहां पर भी पावर 1 होगा तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, पावर 2 होगा तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, पावर 3 आता है या पावर को सम करते, ऐड करते, तो जोड़ने के बाद अगर 2 या 3 आता, 2 आता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और 3 आता तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे पावर 1 है तो ये कैसा हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। अब ये है कि इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं।
इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन को कैसे करना है, इंटीग्रेशन को करने के लिए सीखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अपक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, और रिएक्टेंट हमारा क्या है, ए है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके समानुपाती होगा, ए के समानुपाती होगा। चलिए अब आगे देखेंगे आप कि जिस समय ये रिएक्शंस होना था, स्टार्टिंग में मैंने इसको लिया एक बीकर में या किसी उपकरण में जिसमें हमें रिएक्शंस कराना है, उसमें मैंने ए को ले रखा है। तो उस समय जब टाइम इज 0 मीन्स टाइम शुरू नहीं हुआ था, मतलब रिएक्शंस अभी प्रोसीड नहीं कराए हैं, तो जब टाइम इज 0 तो ए की कंसंट्रेशन क्या रही होगी, वही रही होगी जो स्टार्टिंग में ले रखा है, मीन्स उसके कंसंट्रेशन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सो कंसंट्रेशन मैंने ए की ए नॉट लिख रखा है, मीन्स नो चेंजिंग इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो जब इनमें चेंजिंग नहीं होगी तो इसीलिए हम कहते हैं दिस इज ए इनिशियल कंसंट्रेशन, या हम इसी को बोल देते हैं प्रारंभिक सांद्रता। तो T इक्वल टू 0 पर A की सांद्रता, A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, A नॉट है। आफ्टर T टाइम, टाइम T पर, तो जब टाइम T हुआ इसका मतलब कुछ समय बीता होगा, और जब कुछ समय हो चुका है तो हमारे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट बना होगा। तो मैंने मान लिया कि प्रोडक्ट बन चुका है x मोल पर लीटर, तो सो जब x मोल पर लीटर चेंज हुआ है तो सो इसमें मतलब ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इस इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंजिंग आएगी और इनिशियल कंसंट्रेशन में कमी आएगी। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन में कमी आई तो ए की कितनी मात्रा बची, ए की सांद्रता कितना बचा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब दिस इज अ फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन का मतलब हुआ अंतिम सांद्रता। तो यहां मैंने ये लिख रखा है फाइनल कंसंट्रेशन। तो यहां मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि हमें ये पता चल सके कि ए नॉट जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन ए क्या है, वो अंतिम सांद्रता है, फाइनल कंसंट्रेशन है। तो अब चलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। तो हियर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज ए, तो सो हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे। हमें पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन वेग बराबर क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगा समय। हम लोगों ने बेटे पढ़ा है वेग इक्वल टू अभी माइनस चेंज इनटू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, चेंज इनटू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स बटे चेंज इनटू समय, मतलब समय में परिवर्तन जो भी हुआ हो। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका मतलब रिएक्टेंट अपॉन टाइम। तो रिएक्टेंट यहां पर क्या है, ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम क्या है, टाइम टी है, तो चेंज हो रहा है इसलिए मैंने डी ए अपॉन डी टी, और बेटे माइनस साइन लगाया है क्योंकि हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमेशा कमी आती है। बेटे अब इसका टॉपिक देखिए, प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाइए, इक्वल में करिए, और जब इसको इक्वल में करेंगे तो एक कांस्टेंट लेंगे के और चेंज हो जाएगा ए। तो के क्या है, के इज कांस्टेंट, इसे हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ये के क्या है, रेट कांस्टेंट है, और हमें इसी रेट कांस्टेंट का इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालना है। इस के की हमें इंटीग्रेटेड वैल्यू निकालनी है, इसलिए इंटीग्रेटेड वैल्यू लाने के लिए हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो चलो इंटीग्रेशन करने के लिए काम करना है कि इस जो कंसंट्रेशन है इनको एक साइड में कर ले। तो जब इसको इधर लाएंगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन अपॉन ए अपॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू के, और जब टी इधर जाएगा तो बेटे हो जाएगा dt। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का समाकलन करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो दोनों साइड का समाकलन करने के लिए बेटे मैंने क्या किया, इस समाकलन साइन को लगा दिया। तो जब समाकलन करेंगे तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल टू के। तो के इज कांस्टेंट वैल्यू का समाकलन करना नहीं है और इंटीग्रेशन करना है किसका, टाइम का, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा देखिए, अब इस समाकलन वैल्यूज मतलब समाकलन साइन हटेगा तो समाकलन कांस्टेंट आना है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे जब समाकलन वैल्यू हटेगी तो इट कन्वर्ट इनटू द लॉग, तो यहां पे ये लॉग में चेंज होगा। तो लॉग में जब चेंज होगा तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, लॉग। तो लॉग के लिए मैंने लिख दिया एलियन, एलियन लॉग है, नेचुरल लॉग इसे बोलते हैं। आगे इसके बारे में मुझे जिक्र करना है, यहां ये समझिएगा कि ये लॉग है, एलियन लॉग है, ये लॉग का नेचुरल फॉर्म है। तो लॉग और डी अपॉन ए जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कंसंट्रेशन ए, और माइनस साइन लगा दीजिए आप, इक्वल टू के साइन हटा dt से तो t के टी हो गया, और साइन हटा है तो एक वैल्यू मुझे मिल गई है i, एक कांस्टेंट वैल्यू है। i क्या है, तो यहां बता सकते हैं i क्या है, i इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन स्थिरांक है। तो इस तरीके से बेटे हमें एक वैल्यूज मिल जाती है, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ए इक्वल टू के टी प्लस आई। टी टाइम है, के रेट कांस्टेंट है, आई समाकलन स्थिरांक है। अच्छा, हमें से आई के मान को बताना हो तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। आई के मान को बताने के लिए, आई की वैल्यूज को बताना है, तो जरा देखिए क्या है हमारे पास, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ए इक्वल टू के टी प्लस आई। अच्छा, आई इफ आई बताना है, इसलिए टी इज जीरो, टाइम जीरो। अब आप देखेंगे जब टाइम जीरो हो जाएगा तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। मींस जो हमारा रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ए जो कंसंट्रेशन है वो टाइम बराबर जीरो पर क्या मिलेगा, ए नॉट मिलेगा। बस ये काम करना है, टाइम की जगह जीरो और कंसंट्रेशन ऑफ ए की जगह ए नॉट पुट करिए वैल्यूज को। तो लॉग ए इक्वल टू के जीरो प्लस आई। ध्यान देंगे यहां ए है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और ये किसके बराबर, ए नॉट के, यहां नट ए नॉट कर दीजिए। अच्छा, ये जीरो हो गया तो क्या मिला, आई मिला, आई इक्वल टू माइनस लॉग ए नॉट। तो इस तरीके से हमें आई की वैल्यू मिल चुकी है। अब इस आई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है, मींस इस आई की वैल्यूज को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है। लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, माइनस एलियन ए इक्वल टू, फिर क्या बेटा, के, फिर टी है, प्लस
आई, और आई की वैल्यूज क्या बेटा, इस प्लस की जगह, प्लस आई की जगह हमें इस वैल्यू को पुट करना है। तो आई का मान क्या है, प्लस माइनस माइनस ln मीन्स log ए नॉट। ओके, इस log a को इधर लाइए, तो जब log a को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, मतलब log ए नॉट माइनस log a इक्वल टू के टी। ये वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, हमें k चाहिए, k का मान बताना है। तो जरा देखेंगे, थोड़ा ऊपर लिख रहे हैं, हमें k के मान को बताना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को देखिए, log ए नॉट माइनस log a इक्वल टू के टी। हमें k बताना है, रेट कांस्टेंट बताना है। k को बेटा रोक लीजिए, तो ये जब t इधर आएगा तो हो जाएगा 1/t। और फिर इधर देखिए log m माइनस log n। हम लोग बेटे पढ़े हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे n। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो log m माइनस log n बराबर log m बटे n, तो ये हो जाएगा log m इज a नॉट अपॉन n इज कंसंट्रेशन ए। तो ये हुआ, ये हमें समाकलित वैल्यू मिल चुकी है। अच्छा, यहां पे बताना बेटा, ये जो ln है, ln नेचुरल लॉग है। कैसा लॉग है, नेचुरल लॉग है। एक होता बेटे, कई सारी बुक में मिलेगा log बेस e। तो ln और log बेस e ये दोनों इक्वल होते हैं। अच्छा, log बेस 10, log बेस 10, तो ये जो log बेस 10 है ये कॉमन लॉग है। तो इस कॉमन लॉग, जो ये नेचुरल लॉग है वो log बेस 10 के बराबर होता है, लेकिन इसकी वैल्यू होती है 2.303 log बेस 10। बस ये डिफरेंस है। मींस अगर इस ln को चेंज करना हो log बेस 10 के फॉर्म में, तो ln की जगह हमें लिखना पड़ता है 2.303 log बेस 10। तो चलिए, जहां भी कहीं ln है वहां पे 2.303 log बेस 10 को लिखना है। चले वैल्यू रखते हैं बेटा, तो k इक्वल टू 1/t इंटू log नेचुरल लॉग है ln किसके बराबर होगा, 2.303 log बेस 10। तो 2.303 log बेस 10 फिर क्या है, a नॉट अपॉन a। चलिए इसको लिखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन t log बेस 10 के फॉर्म में है a नॉट अपॉन a। तो ये जो हमें इक्वेशन मिला है वो समाकलित रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिली है। इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट के को निकाला है मैंने, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए है। अब जरा इसमें देखिए, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं k बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 के फॉर्म में। a नॉट है प्रारंभिक सांद्रता, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और a क्या है, a है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर आप a और a नॉट में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं तो a नॉट को जानेंगे। a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन a जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है। तो ये है, हमें वैल्यू मिली है रेट कांस्टेंट की, समाकलित वेग स्थिरांक की वैल्यू मिल चुकी है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब हमें निकालना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो k मिला है, जो इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट मिला है, उसकी यूनिट क्या होती है।
उसकी इकाई क्या होती है? तो इकाई बड़ा ही आसान है, आप बता सकते हैं यूनिट ऑफ के। इस के की यूनिट क्या है बेटे? 2.303 न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको छोड़िए। टी क्या है? 1/टी। टी क्या है? टी टाइम है, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड लिख दिया। लॉग, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर और फाइनल कंसंट्रेशन मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट चुका है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 1 आया, तो हमें क्या मिला? 1/सेकंड, या इसी को लिख सकते हो सेकंड इनवर्स। ये के की हमें यूनिट मिल चुकी है, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब हमें हाफ लाइफ पढ़ना है, तो चलिए हाफ लाइफ देखते हैं। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, अर्ध आयुकाल कैसे निकालेंगे, अर्ध आयुकाल होता क्या है? तो आइए देखते हैं। प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमें अर्धायुकाल पढ़नी, और हम लोगों ने पढ़ भी रखा है कि जिस समय में, जितने समय में अभिकारक की सांद्रता जो है वो आधी हो जाए। जैसे मैंने 10 मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया है, 2 सेकंड के बाद वो 5 मोल बच जा रहा है, मीन्स 2 सेकंड में ही आधी हो गई, आधा हो गया है। तो वो जो 2 सेकंड है वो हाफ लाइफ है। 15 मोल लिया गया है, 15 मोल है, और 5 सेकंड के बाद देखते हैं कि 7.5 बचता है, तो वो जो 5 सेकंड है वो हाफ लाइफ है। तो उसे हाफ लाइफ कहते हैं कि जितने समय में अभिकारक की सांद्रता आधी हो जा रही हो, उसे ही हम, उस समय को हम हाफ लाइफ कहते हैं। तो यहाँ हाफ लाइफ के लिए देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोग जानते हैं के बराबर 2.303/T लॉग बेस 10 प्रारंभिक सांद्रता, और प्रारंभिक सांद्रता को किससे लिखा गया था? A0 से बटे अंतिम सांद्रता, और अंतिम सांद्रता को A से लिखा गया था। सभी लोग हाफ लाइफ, अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन खुद लिखेंगे। वो समय, जितने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, उस समय को अर्धायुकाल कहा जाता है। अब चलिए इसको कैसे निकालते हैं, प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे टी है, टी टाइम है, कंप्लीट टाइम, फुल टाइम, और हमें बात करनी है आधे टाइम की, इसलिए जहां भी टी है वहां पे आपको पुट करना है टी आधा या टी 0.5। दूसरी चीज ध्यान रखेंगे, ये प्रारंभिक सांद्रता है, ध्यान देंगे, यहां पे समझाने के लिए मैंने यूज किया है। जो ये ए है वो अंतिम सांद्रता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जितने समय में, वो समय, जितने समय में अभिकारक अणु अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है, मीन्स जो अंतिम सांद्रता है, ये अंतिम सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता का, प्रारंभिक सांद्रता मतलब बेटा A0 का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। मतलब बेटा क्या वैल्यू मिली है? वैल्यू मिली है A = प्रारंभिक सांद्रता बटे 2, यानी प्रारंभिक सांद्रता हमारा A0/2। तो देखिए जहां भी कहीं टी होगा वहां पे टी ऑफ लिखना है, और जहां भी कहीं अंतिम सांद्रता है वहां अंतिम सांद्रता को अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता बटे 2, तभी तो आधा होगा। अब चलिए इस वैल्यूज को बेटा इसमें पुट कर दो, वैल्यू को पुट करिए, टी को इधर ले लीजिए क्योंकि मुझे हाफ लाइफ बताना। तो बेटा जब टी को इधर लेंगे तो के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? टी, अच्छा टी लिखना है नहीं, टी हाफ लिखना है, टी हाफ लिखिए या टी 0.5 लिखिए। अच्छा अब देखिए क्या होगा, 2.303, अच्छा टी हटा के आया
तो क्या आ गया, फिर लॉग, फिर ए नॉट है अपॉन ए है, और ए की जगह ए तो लिखना नहीं है, ए की जगह लिखना ए नॉट बाई टू, तो लिख दीजिए ए नॉट बाई टू। अब जरा देखेंगे टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के। अच्छा, ये तो कैंसिल हुआ और ये 2 हो जाएगा, तो हो चुका है log 2, और log 2 की वैल्यू देखिए क्या है, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log 2, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। बेटे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन के। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस का हाफ लाइफ है 0.693 अपॉन के। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और यूनिट। इसको प्रिपेयर करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स पे होगा। तो आज का टॉपिक यहीं तक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स।